नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 32वां सेट देखेंगे। इस वीडियो में हमेशा की तरह 50 प्रश्न हैं, जिसमें से कि 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के संबंधित हैं। और तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। इस वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये हूबहू बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और आपको बता दूँ एक बार पुनः कि इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो आए हैं ये हालांकि 32वां सेट है, इससे पहले 31 सेट आया है जो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। तो आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को निरंतर देखने का आदत बनाएं और सभी वीडियो को देखें। इससे ये होगा कि आप अगर 66वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में सभी पक्षों को ध्यान रखा जाता है, साथ ही आपके करंट अफेयर्स पर भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसे जुड़ जाइए और इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो हैं सभी को देखिए। और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अनुसार ही डिसाइड होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप उस पूरे वीडियो को देखिए और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को काउंट कीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और उसके बाद समझिए और देखिए और काउंट कीजिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न यहाँ पे सही होते हैं। उसके अनुसार आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है। अगर यहाँ पे आप A+ या A++ इतना मतलब कि ये तीनों कैटेगरी के अंतर्गत आपका अगर आता है तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और यह आप ये मान के चलें कि आपकी 66वें बीपीएससी में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप 1, 2, 3 ये तीनों रैंक, यानी कि पहला जो है और दूसरा और तीसरा, ये 3 रैंक में आपका स्थान एकदम से बने। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए हम सीधे वीडियो पे आते हैं। और यहाँ पे और आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका PDF फाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता भारत में कौन था? यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर यहाँ पे बता सकें, इसे सॉल्व कर पाएँ। तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता जो था वो शुबक्तगीन था। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। शुबक्तगीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू व समाप्त हुआ था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। यहाँ पे मैंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को भी डाला है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू व समाप्त हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया। ये लगभग 4 वर्षों तक लड़ा गया था। चलिए और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा भारत का 25वां राज्य बना था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। देखिए, गोवा पर जो पुर्तगाली कंपनियाँ थी उसका आधिपत्य जो रहा था वो 1961 तक रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष गोवा भारत का 25वां राज्य बना था? उस वर्ष यहाँ पे ऑप्शन में A, B, C, D में से कौन सा है वो वर्ष? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई थी, किसके मध्य? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये रेलवे लाइन शुरू किया गया था और ये रेलवे लाइन लगभग 32 किलोमीटर था। और आपको बताना है कि यह किसके मध्य शुरू हुआ था। ये काफ़ी इजी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो मुंबई से थाने के बीच होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये 32 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार जिसके अंतर्गत 3 वंश ने भारत पर शासन किया ये हैं। आपको बताना है काल क्रमानुसार, यानी कि आपको काल के अनुसार इसको सजाना है। ये 3 वंश जिन्होंने भारत पर शासन किया ये कौन से हैं? 5वां नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा, गुलाम खिलजी और तुगलक। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कई सारे मैंने प्रश्न आपको कई वीडियो में डाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी प्रश्न काफ़ी इजी है, इसका आंसर होगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे आप ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे हैं इसे आपको हर हाल में याद रखना होगा। पहला प्रश्न तो ये है बिहार से रिलेटेड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसमें बिहार के क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि कब हिस्सा लिया था?
इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो 1885 से इसका अधिवेशन हो रहा है मुंबई से, जो कि गोकुल धाम संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें कि 72 सहयोगियों ने भाग लिया था। तो ये तो हो गया पहला अधिवेशन, लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना है कि वह कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि बिहार के क्षेत्र के कोई नेता ने सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ये 1887 से ये बिहार के किसी नेता ने इसमें भाग लिया था। तो ये हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये रखना है याद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड डफरिन था उस समय। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद यह प्रश्न मैंने एक बार पहले भी दिया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये वाराणसी के हाँ, मुझे याद आया कि पिछले वीडियो में, कल जो वीडियो आया था उसमें मैंने पूछा था जो सारनाथ है गौतम बुद्ध क्या कहते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, तो ये सारनाथ किसके निकट है। तो वहाँ पे मैंने बताया था ये वाराणसी के निकट है। कल ही ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पे आज का जो प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, ये सारनाथ में दिया था। और आपको बता दें कि इसी घटना को, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने 1943 में ही यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ पर मिले थे। 8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ताशकंद। चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ताशकंद। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ प्रत्येक वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ताशकंद समझौता कब हुआ था और ये किसके बीच हुआ था। आप अगर इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो आप ज़रूर लिखिएगा कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था और ये कब हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में बंद कर दी गई थी। बताइएगा आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप लोग बहुत बोलते हैं क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। तो देखिए, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से इसको सेट किया जाता है। हर तरह के प्रश्न डाले होते हैं। अगर 5 प्रश्न इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सेट ही यहाँ पे आपको इजी दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग कमेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। सभी तरह के प्रश्नों को आप देखिए। इजी और हार्ड क्या होता है। आप जो चीज़ नहीं जानते हैं वो आपके लिए हार्ड है, आप जो चीज़ जानते हैं वो आपके लिए आसान है। तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों को देखिए। जो आपके लिए हो सकता है हार्ड है वो किसी और के लिए इजी है, और जो आपके लिए इजी है किसी और के लिए हार्ड है। तो इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है, बल्कि आप जैसे जानते हैं वही इजी होता है और जो नहीं जानते हैं वो हार्ड होता है। ये एकदम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे बात को रहने देते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर जो प्रश्न है, उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में समाप्त कर दी गई थी। तो जो ये संस्था है, इस संस्था का नाम क्या है। तो देखिए, इस संस्था का जो नाम है लीग ऑफ नेशन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लीग ऑफ नेशन। ये 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में बंद कर दी गई थी। और देखिए यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे पहले विश्व युद्ध की बात आई तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। लेकिन यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध की बात की गई है, तो ये कब शुरू व समाप्त हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये 1939 में शुरू होकर 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोनों को आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय 1939 से 1945। अब यहाँ पे बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से, यानी कि बीपीएससी मेकर चैनल के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इसी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहाँ पे पेड ग्रुप के अंतर्गत दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मतलब हमारे इस वीडियो को आप लोग देखते हैं, अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन के लेवल को समझिए और उसके बाद हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। और पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह पर इस व्हाट्सअप नंबर पर पेड लिखकर जरूर मैसेज करें। ध्यान रखिएगा, मैसेज करते समय पेड जरूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा अगला नंबर प्रश्न। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? देखिए, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 7 शासकों का शासन देखा है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? इसमें से आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन के आधार पर देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा खिलजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये खिलजी के दरबारी कवि थे। ये सभी ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहाँ पर स्थापित किया था? एक सेकंड, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न जो है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहाँ पर स्थापित किया था? तो 13 का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सूरत में। सबसे पहला व्यापार केंद्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन ये इजी भी है। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलिए देखिए, हमारा जो पेड ग्रुप है, जो भी पेड मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बता दूं कि जो हमारा पेड ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे इसका मतलब कि सभी लोग से अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग टेलीग्राम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और टेलीग्राम पे हमारा जो पेड ग्रुप है उस पर आपको जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, पीडीएफ जो आप लोगों को भेजा जाता है वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ जाने के कारण आप लोगों को पीडीएफ ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पे जो भी पीडीएफ भेजा जाता है तो वो एकदम से जब तक वो चैनल रहेगा तब तक उस पर वहाँ पर अवेलेबल रहता है। जो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं 1 मंथ पहले वहाँ पर जो पीडीएफ भेजा हूँ, अगर आप 1 मंथ बाद भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जब मैं आपको उसमें ऐड करूँगा तो आप वहाँ से इसे दोबारा पुनः डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी लोग अपना यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बना लें, टेलीग्राम चैनल बना लें, टेलीग्राम को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बना लें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम, बहादुर शाह, आलमगीर या फिर अकबर? तो अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह था। अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था, रंगून भेज दिया था। इसका ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मंगल पांडे ने। विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से 1857 में मंगल पांडे ने किया था। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको परास्त किया था? बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको परास्त किया था? काफ़ी ध्यानपूर्वक इसका आंसर कीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे परास्त किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर कासिम। मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने परास्त किया था। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, एक तरफ मीर कासिम, अवध नवाब सुजाउद्दौला और बहादुर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ था और एक तरफ दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना था, जिसमें से कि बक्सर का युद्ध में ये तीनों को एकदम से कह सकते हैं हार का सामना करना पड़ा था। और बक्सर का युद्ध जो था संपूर्ण भारत की सेना पर अंग्रेज़ों का मतलब एक तरह से शासन स्थापित हुआ था, यानी कि उसको पराजित किया था। आप कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में संपूर्ण भारतीय सेना हार चुकी थी। और बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। और आप ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद एक नहीं बल्कि 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी फैक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को आप एकदम से डीपली पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको सामने आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 2 संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के संस्थापक कौन थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर सैयद अहमद खां इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी?
इस प्रश्न का आंसर होगा जनवरी 1948 में। जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये शायद 30 जनवरी 1948 को, हाँ 30 जनवरी ही इसका आंसर होगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगाबाद नाम के 2 शहर हैं जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि इसी प्रश्न को ले लीजिए, जो लोग जानते होंगे तो वो लोगों को काफ़ी आसान लग रहा होगा, अब जो लोग नहीं जानते हैं उसे तो हार्ड लगेगा ही। तो औरंगाबाद नाम का जो दो शहर है वो एक तो बिहार में है, बिहार का एक ज़िला है, और उसका दूसरा जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। इसे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही मिलान है। कौन सी जोड़ी का यहाँ पर सही मिलान हुआ है वो आपको बताना है। बड़ौदा वस्त्र उद्योग, सिंदरी उर्वरक, राउरकेला केमिकल, लुधियाना कपास। तो निम्नलिखित में से कौन से सही मिलान है। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर होगा सिंदरी, जो कि उर्वरक कारखाना यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इसका सही मिलान किया गया है। बाकी यहाँ पे 3 जो है ए, सी और डी, ये यहाँ पे गलत मिलान है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी कि इस्पात संयंत्र कौन सा है। बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर होगा, यहाँ पे सभी ऑप्शन को जब आप देखेंगे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो भिलाई होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, भिलाई। चलिए आपको बताना है कि भिलाई किस राज्य में पड़ता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। कौन सी जोड़ी का गलत मिलान हुआ है। देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको यहाँ पे शहर का नाम दिख रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे नदी का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो मिलान है ये कौन सा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पुनपुन नदी जमशेदपुर जो है वो पुनपुन नदी के किनारे है, या फिर नर्मदा जो है नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। मतलब इस तरह के, मतलब आपको मिलान करना है कौन सा यहाँ पे गलत मिलान किया गया है। तो पहला में है जमशेदपुर, पुनपुन, जबलपुर, नर्मदा, लखनऊ, गोमती, कानपुर, गंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो जमशेदपुर, पुनपुन होगा, क्योंकि जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, और यहाँ पे लखनऊ आप सभी को पता है कि गोमती नदी के किनारे है, जबकि कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। जमशेदपुर यहाँ पे हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी जोड़ी गलत है। यहाँ पे हम लोगों को गलत का चुनाव करना था, तो गलत आंसर जो था हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। मतलब इसका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर पुनपुन नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है कैसा अधिकार। भारत में शिक्षा है एक कैसा अधिकार है, आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो शिक्षा है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, भारत का मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। और उसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 26 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। तो आप सभी तो जान चुके हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिस राज्य में ये उच्च न्यायालय होता है उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर ही राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार को यहाँ पे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। सभी ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह यंत्र है जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नापता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार पुनः देखिए, वह यंत्र है थर्मोस्टेट जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नापता है। ये थर्मोस्टेट का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य अवलोकन हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में पश्च
दृश्य अवलोकन हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, ये सभी प्रश्न यहाँ पे जो 28 के बाद हैं ये साइंस सेक्शन से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा गोलीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये दर्पण की जो प्रकृति होती है वो गोलीय आकार की होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है बिजली के संरक्षक तार यानी कि फ्यूज वायर की विशेषता क्या है। बिजली के संरक्षक तार यानी कि फ्यूज वायर की विशेषता क्या है। 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो संरक्षण तार होता है उसका जो विशेषता होता है सबसे बड़ी वो ये होता है कि उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होगा, कैसा होगा। 31 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर होगा पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बर्फ़ को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। ठोस, तरल, गैस या फिर प्लाज्मा। इस प्रश्न का आंसर होगा 32 का यहाँ पर गैस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एवोगाड्रो का जो नियम है वो गैस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अम्ल के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है सभी ऑप्शन को और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है अम्ल के बारे में। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे पहला ऑप्शन है सभी अम्लों में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और डी नंबर में है अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है। या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हमें चुनाव करना है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि सभी अम्ल में ऑक्सीजन होता है, ये यहाँ पर गलत कथन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है। जो लिटमस पत्र होता है उसको नीला को लाल बना देता है। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, ये सही है यहाँ पर। और उसके बाद अगला प्रश्न है पनीर यानी कि चीज़ बनाने के लिए किस किण्वन का प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर का पनीर बनाने के लिए किस किण्वन का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा इमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इमाइलेज का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। 35 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे VBI मान के चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 36 का, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। देखिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रश्न ये है प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। और इसके बाद अगला प्रश्न निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी, सोडियम, तांबा, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 37 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा सोना, जो कि प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो हमारा आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसके बाद अगला प्रश्न है पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण रहता है।
39 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा पेट्रोलियम में किसका समांगीय मिश्रण रहता है, तो ये आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोकार्बन का समांगीय मिश्रण रहता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? इसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। अवरोही मतलब होता है डिक्रीजिंग, यानी कि घटता क्रम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवरोही और आरोही क्रम में आपको कई बार काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता होगा, थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता होगा, तो आप ध्यान रखिए। अवरोही और आरोही 2 शब्द हैं, अवरोही 4 शब्द यहाँ पे देख रहे होंगे आप। अवरोही में 4 अक्षर हैं, तो आरोही में 3 है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि अवरोही, जैसे मान लीजिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। अवरोही बड़ा है तो हम इसे बड़ा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आरोही जो है वो हमारा, मान लीजिए आरोही अवरोही से छोटा है, इतना बड़ा है, ठीक है। आप इस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझिए। तो ये बड़ा है तो इसे हम धीरे धीरे छोटा करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे छोटा करेंगे इस प्रकार से। कुछ ये बड़ा है तो इसलिए मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, एक मतलब कहने का तात्पर्य आपको समझा रहा हूँ। और इसके बाद ये छोटा था, मतलब आरोही जो छोटा है, अवरोही से आरोही छोटा है, तो मैं इसे बड़ा करूँगा। कहने मतलब देखिए यहाँ पर आप थोड़ी बहुत दिमाग लगा के इसे समझिए। जो देखिए आरोही और अवरोही में अवरोही शब्द बड़ा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बड़ी लाइन लिया, और अवरोही और आरोही में आरोही छोटा, इसलिए मैंने छोटी लाइन लिया, ठीक है। अब ये छोटी है तो बड़ा होगा, अब ये बड़ी है तो छोटी होगा। मतलब इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए, मतलब दिमाग में रखना है कि मतलब इस तरह से होता है। तो कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो प्रश्न है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही बड़ा शब्द है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, अवरोही बड़ा है तो छोटा होता जाएगा, यानी कि घटता क्रम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है यहाँ पर? 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप लोगों को ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे मैंने जो शब्द के माध्यम से आपको समझाया, ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे आंसर होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाले मूल तत्व हैं, सबसे पहला ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 से लेकर 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न करंट अफेयर सेक्शन से हैं। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कम से कम आपके 5 प्रश्न जरूर सही हो, क्योंकि ये जो 10 प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर्स के हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे करंट अफेयर्स का 41 नंबर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितनी प्रतिशत कर दिया है? आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 41 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5%। ये 5% कर दिया गया है आर्थिक वृद्धि दर को आरबीआई के द्वारा घटाकर 2019-20 के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 42 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत द्वारा निर्मित जो तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है, उसका नाम क्या है? जो भारत में जो निर्मित जहाज है, तटरक्षक जहाज, जो कि मालदीव को दिया गया है उपहार स्वरूप, उस जहाज का नाम आपको बताना है क्या है? राजन, सैनानी, उस्ताद या फिर कामयाब? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा कामयाब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मालदीव को सौंपा गया है। ये तटरक्षक जहाज है जो कि भारत में निर्मित हुआ है। ये उपहार स्वरूप मालदीव को दिया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसी देश ने पराली, आप सभी जानते हैं कि धान की जो फसल अवशेष होता है उसी को पराली कहा जाता है। तो हाल ही में किसी देश ने पराली जलाए जाने से उत्पन्न समस्या दूर करने हेतु एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया है। किस देश ने यह परीक्षण किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत ने फसल अवशेष यानी कि पराली को जो जलाने से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे दूर करने के लिए एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अपना देश भारत। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, कई बार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा नागालैंड। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नागालैंड। और इसके बाद अगला प्रश्न है, विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है?
विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा नीरव मोदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नीरव मोदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए भारत सरकार के किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एशियाई विकास बैंक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 5वें स्थान पर है भारत। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 का जो रिपोर्ट जारी हुआ 2020 में, इसमें भारत 5वें स्थान पर था। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? इसरो ने किस राज्य में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? 49 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने वाली कंपनी कौन बनी है? अलीबाबा को पछाड़कर, अलीबाबा जो चीन की एक कंपनी है जिसके संस्थापक है जैक मा, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने वाली कंपनी कौन सी बनी है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरामको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में 50 प्रश्न थे, आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर आप 6वीं BPSC की तैयारी में लगे हुए हैं और घर बैठे BPSC एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें और इसके अंतर्गत जो भी PDF दिया जाएगा आपको, उसका आप बेनिफिट उठाएं। तो आप हमारे सभी PDF को फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी अच्छी बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जाते थे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या फिर नहीं। और इसके अलावा आप मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह जो भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आप मैं ज़रूर फॉलो करें। और मैंने रिसेंटली में एक ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, अभी मुझे किसी लोग ने फॉलो नहीं किया, अभी तुरंत मैंने उसे 1 घंटे पहले मतलब बनाया है। आप जाके ट्विटर पर मेरे अकाउंट को चेक कीजिए और वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF फाइल दिया गया है। हालांकि ये PDF फाइल आपको आंसर के साथ नहीं मिलेगा, आंसर के साथ सभी PDF फाइल रेगुलर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। तो इसके लिए केवल आपको 49 रुपये पे करना है और उसके बाद इसका सारा PDF आपको एकदम से मिलता रहेगा निरंतर। तो चलिए धन्यवाद।